नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर। और आज के वीडियो में उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं और बीए हिंदी ऑनर्स का जो सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी कविता का पेपर है वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आज के वीडियो में मैं आपका जो हिंदी कविता का पेपर है इसके PYQs डिस्कस करूंगी, ये मैं आपको दिखाऊंगी और इससे एनालाइज करेंगे कि किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके सिलेबस से मार्क करा दूंगी, तो आप उन टॉपिक्स को ही अगर पढ़ के चले जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। तो आज के वीडियो में आपको 3 प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि कम समय में क्या क्या पढ़ें, यानी कम समय बचा है, 2 या 3 दिन का जो समय बचा है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो 1 ही दिन का समय बचा हो, तो अभी आप किन टॉपिक्स को पढ़ लें जल्दी जल्दी तो आपका पेपर अच्छा चला जाए। ऐसा भी कई लोगों के दिमाग में होगा, तो उस प्रश्न का जवाब मैं आपको दे दूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करा दूंगी। दूसरी बात, कहाँ से पढ़ें, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसके डिटेल्ड वीडियोस आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो मैंने चैनल पे सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस से संबंधित पढ़ा रखे हैं, जितनी भी व्याख्याएं हैं वो मैंने सारी करा रखी हैं, जितनी भी कविताएं हैं आपके सिलेबस में संकलित। तो परेशान नहीं होना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है इस वीडियो के, वहाँ पे आपको आपके पेपर से संबंधित डायरेक्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, नोट्स जल्दी से मिल जाएं तो जल्दी से आप सारा कुछ रिवीजन कर लें। नोट्स की मैं कोशिश करूंगी, जिन विषयों के नोट्स मेरे पास अभी उपलब्ध होंगे वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। और एक बात मुझे आपको और बतानी थी कि कविताओं की लाइन बाय लाइन व्याख्या तो मैंने चैनल पे करा रखी है। दूसरी बात आती है कवि से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि पूछा तो जाता ही है, तो वो कौन से प्रश्न हैं जो आप तैयार कर लें जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो PYQs ही हैं वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी करा रखे हैं, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मैंने आपके लिए पहले से ही सारा इंतज़ाम कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से सुन लीजिए पहले ही। तीसरी बात आती है अच्छा उत्तर कैसे लिखें, क्योंकि अभी आपका शुरुआती दौर है, सेकेंड सेमेस्टर है, तो आप लोगों को अभी उतना आइडिया नहीं होगा कि अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये वाला वीडियो मस्ट वॉच है आप सभी के लिए, आप सभी के लिए ही बनाया गया है, तो जाके इसको देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं, इसमें भी अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी, क्योंकि आप सभी अभी नौसिखिया हैं, तो उसका भी इंतज़ाम मैंने पहले से ही कर रखा है। सप्रसंग व्याख्या करने का सबसे सही और सटीक तरीका क्या है, फिर चाहे वो पद्यांश की व्याख्या हो या फिर गद्यांश की, तो उसके लिए आपको ये वाला वीडियो चैनल पे जाके देखना है, ठीक है। आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी इन दोनों वीडियोस से। तो अब आ जाते हैं आपके सिलेबस पे और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करा देती हूँ। फिर जो 2 प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेके आई हूँ DU के ही हैं, आपके पेपर से संबंधित ही हैं, उन पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही होगा, मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपके सिलेबस में 4 यूनिट संकलित हैं। तो फर्स्ट यूनिट में रामचरितमानस का एक खंड लगाया गया है, सुंदरकांड। 7 कांड है उसमें से एक कांड आपके सिलेबस में संकलित है, ठीक है। इसको मैंने लाइन बाय लाइन चैनल पे पढ़ा रखा है। आई थिंक 4 या 5 वीडियोस होंगे, क्योंकि इतने तो वीडियोस बनेंगे ही जब इतना बड़ा पोर्शन है, तो आप जाके पढ़ सकते हैं वहाँ से। सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में सूरदास का भ्रमर गीत सार लगाया गया है। इसके कुछ पद आपके सिलेबस में संकलित हैं जो कि मैंने चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। थर्ड यूनिट पे आइए। थर्ड यूनिट में रीतिकालीन आचार्य कवि जो केशव दास हैं उनकी एक रचना है, बड़ी ही प्रचलित रचना, रामचंद्रिका। ऐसा कहा जाता है कि ये रचना इन्होंने एक रात में पूरी लिख दी थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी क्लिष्ट भी है ना। तो इसमें से एक छोटा सा पोर्शन आपके सिलेबस में संकलित है, वनगमन वर्णन। तो इसके जितने भी पद सिलेबस में संकलित है वो मैंने चैनल पे पढ़ा ही रखे हैं, वहाँ से जाके आप पढ़ लेना। थर्ड यूनिट में दूसरा टॉपिक जो है वो है बिहारी के कुछ पद लगे हुए हैं, कुछ छंद आपके सिलेबस में संकलित है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आपको पढ़ना क्या क्या चाहिए। उससे पहले 4th यूनिट और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। तो 4th यूनिट में भी 2 कवि संकलित हैं। पहले हैं घनानंद, प्रेम की पीर के कवि। अक्सर पूछ लिया जाता है कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, इसको विस्तार से बताइए। आगे आइए, दूसरा टॉपिक जो है वो है भूषण, जो कि वीर रस के कवि माने गए हैं, या फिर जिनके काव्य का अंगी-रस वीर रस है। इनकी रचना शिवराज भूषण से कुछ छंद या फिर कुछ पद आपके सिलेबस में संकलित है, आप देख सकते हैं, इनकी संख्या ये है। अब आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं मार्क करा दूं, हालांकि सब कुछ ही मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। 4th यूनिट से ही शुरू करती हूँ। तो 4th यूनिट से आप किसी एक कवि को चूज़ कर लेना जिन्हें पढ़ने में आपको मज़ा आता है।
मुझे तो भूषण भी पसंद है, घनानंद भी पसंद है इक्वली, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है इसमें से आप किन्हें चूज़ करते हैं। आपको जिन्हें पढ़ने में आसानी महसूस होती है, ठीक है, तो उन्हें आप चूज़ कर लेना अपने मन से, घनानंद या भूषण में से किसी एक को। आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं होगी परीक्षा देते समय, ठीक है। अब आ जाइए ऊपर, 3rd यूनिट में से भी आप एक कवि को चूज़ कर लेना, या फिर केशवदास को या फिर बिहारी को। मैं तो कहूँगी कि आप बिहारी को चूज़ कर लो, क्योंकि इनके जो छंद हैं वो केशवदास के कंपैरिजन में आसान होते हैं, उन्हें समझना आसान होता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। 1st और 2nd यूनिट में से तो कोई चॉइस तो है नहीं, क्योंकि 2-2 कवि लगे होते तो आप एक चूज़ कर लेते। यहाँ पे तो दोनों ही यूनिट्स में एक-एक कवि लगे हुए हैं, तो आप 2nd यूनिट तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी अगर समय बचता है, आप इतना समय निकाल पाते हैं, तो 1st यूनिट आपको पढ़ लेनी चाहिए। अब आ जाइए PYQs पे बात कर लेते हैं। तो प्रश्न पत्र आप सभी की स्क्रीन पे आ गया है, मैंने प्रश्न पत्र खोल लिया है। 3 घंटे का समय मिलेगा और 90 अंक का आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो व्याख्या से संबंधित होगा, सप्रसंग व्याख्या से संबंधित। तो आपको 3 सप्रसंग व्याख्याएं देखने को मिलेंगी और तीनों ही व्याख्याएं 9-9 अंक की होंगी, यानी कि 27 अंक जो हैं वो आपके व्याख्या वाले पोर्शन से संबंधित होने वाले हैं। तो आप देख लेते हैं सप्रसंग व्याख्या में पहली व्याख्या जो है, मैंने तो पहचान ली है क्योंकि मैंने सुंदरकांड पूरा पढ़ रखा है, तो ये सुंदरकांड से है ये वाली व्याख्या। आगे आ जाइए, अथवा में जो ये पद्यांश दे रखा है, ये दे रखा है रामचंद्रिका से, केशवदास की जो रामचंद्रिका है, जिसमें से वनगमन वर्णन वाला पोर्शन आपके सिलेबस में संकलित है, उससे ये संकलित। अगला पद्यांश जो है वो है भ्रमर गीत सार से, ठीक है, सूरदास का। इसके बाद अथवा में दे रखा है बिहारी रत्नाकर से ये वाला पद्यांश, ठीक है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। आई थिंक ये तो पहला ही पद है जो आपके सिलेबस में संकलित है उनमें से, क्योंकि मुझे भी काफ़ी समय हो गया है पढ़े हुए। बाकी आ जाइए अगले पद्यांश पर। अगला पद्यांश जो है ये है घनानंद का, ठीक है, और इसके बाद में अंतिम जो पद्यांश है ये वाला है भूषण का, ठीक है, भूषण का शिवराज भूषण से। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसे चूज़ करते हैं, मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे दिखा दी हैं। इसके बाद आ जाइए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा, तीसरा और चौथा यानी 3 प्रश्न आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि 15-15 अंक के रहने वाले हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि 27 अंक की आपसे व्याख्याएं पूछी जाएंगी, 3 व्याख्याएं रहने वाली हैं 9 अंक की। इसके बाद में 3 विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 15 अंक के होने वाले हैं, यानी कि 45 अंक का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वाला पोर्शन होने वाला है। और इसके बाद में बचेगी टिप्पणी, वो आपसे 2 पूछी जाएंगी और दोनों ही टिप्पणियां 9 अंकों की होने वाली हैं, यानी 18 अंक आपके टिप्पणी के हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आपके 90 अंक का प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है। बाकी प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए, ठीक है, 1st यूनिट से है। अथवा में है केशव की काव्य कला पर प्रकाश डालिए, ठीक है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है सूरदास के भ्रमर गीत सार का अपने शब्दों में विवेचन कीजिए, यानी एक सारांश लिखना है आपको। अथवा में है मुक्तक काव्य की दृष्टि से बिहारी के काव्य का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। इसके बाद में चतुर्थ प्रश्न है घनानंद की श्रृंगारिक भावना का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। अथवा में है भूषण का काव्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता को प्रकट करता है, इस कथन की युक्ति युक्त विवेचना कीजिए। तो काव्य के पेपर में जब कवियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको कहानी लिख के नहीं आ जानी है कि कवि से संबंधित लिख दिया और जो उनकी रचना है आपके सिलेबस में संकलित उसकी कहानी लिख दी, यानी उसका सारांश लिख दिया। इतना करने से काम नहीं चलेगा, आपके कभी मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मैं साफ साफ बता दे रही हूँ। एक्स्ट्रा क्या करना है, हालांकि उत्तर लेखन वाला जो वीडियो है उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रही हूँ। एक्स्ट्रा आपको ये करना है, आपको उस रचना से, उस कवि की रचना से उद्धरण देने हैं, यानी काव्य पंक्तियाँ लिखकर आनी हैं कोट करते हुए, ठीक है, समझ गए आप ये चीज़। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। टिप्पणी परक प्रश्न भी देख लेते हैं। तो टिप्पणी परक प्रश्न होगा आपका 5वां। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 टिप्पणियाँ करनी और ऑप्शंस आपको कितने मिल रहे हैं, 6 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से जो आपको सबसे बेहतर ढंग से आती हैं, सबसे अच्छे से आप लिख सकते हैं, वो 2 आपको चूज़ करनी है। इसमें भी आप उद्धरण बीच में डाल सकते हैं, लेकिन याद रखना है 9 अंक का प्रश्न है, तो ज़्यादा रामायण लिखने मत बैठ जाना आप लोग, ठीक है। ज़्यादा वहाँ पे अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है। समय अपना निर्धारित करके चलना है पहले से ही कि किस प्रश्न को आपको कितना समय देना है। आपकी राइटिंग स्पीड पे ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है, सबके लिए ये चीज़ अलग अलग होगी। और रही बात पन्ने भरने की, तो मैं कभी इस चीज़ के
साथ नहीं जाऊंगी कि आपको पन्ने भरने पे ध्यान देना चाहिए। आपको पन्ने भरने के बजाय अपने कंटेंट को, यानी आपके कंटेंट की जो क्वालिटी है उस पे काम करना चाहिए। आप कितना बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं, वो भले ही कम शब्दों में हो लेकिन अच्छा होना चाहिए, उद्धरणों के साथ होना चाहिए। आप रामायण लिखते चले जा रहे हैं, महाभारत लिखते चले जा रहे हैं, पन्ने पे पन्ने भर दिया आपने, 2-3 शीट एक्स्ट्रा ले ली, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उत्तर अच्छा लिखा हो। ठीक है, इस प्रश्न का भी उत्तर अब आपको मिल गया होगा जो आप अक्सर पूछते रहते हैं ये। ठीक है, आ जाइए। पहली टिप्पणी है तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल की भावना। ठीक है, दूसरा है सूरदास की काव्य भाषा, तीसरा है केशवदास का आचार्यत्व, चौथा है बिहारी की सौंदर्य चेतना, पांचवा है रीति मुक्त कवि घनानंद, अंतिम है वीर काव्य परंपरा और भूषण। ठीक है, अब जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं उनको आपको चूज करना है। अब आ जाइए दूसरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न पत्र मैंने खोल लिया है, तो फिर आ जाइए। पहली व्याख्या आप देख सकते हैं। पहली व्याख्या जो है सुंदरकांड से ही पूछी गई है, तुलसीदास की। ठीक है, इसके बाद अथवा में जो पद्यांश दे रखा है ये केशवदास के वनगमन वर्णन से है। अब आप इतना समझ गए होंगे पिछला प्रश्न पत्र और ये प्रश्न पत्र देख के कि पहली जो व्याख्या है उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको केशवदास और तुलसीदास के बीच में, तो आपको किसको पढ़ना चाहिए अब आप ये चूज कर लीजिए। आपको केशवदास का वनगमन वर्णन पढ़ना चाहिए या फिर तुलसीदास का सुंदरकांड। ठीक है, अब आप इतना खुद से दिमाग लगाइए, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आइए दूसरे पद्यांश पर। दूसरा पद्यांश जो है भ्रमर गीत सार से है, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया। इसके बाद में आ जाइए अथवा में जो दे रखा है वो दे रखा है बिहारी के बिहारी रत्नाकर से। इसके बाद में तीसरी जो व्याख्या है यानी कि तीसरा जो पद्यांश है वो दे रखा है आपका घनानंद के पदों से, और अथवा में दे रखा है कहाँ से, भूषण से। भूषण वीर रस के कवि हैं, फिर से मैं बता रही हूँ। आगे बढ़ जाइए, विस्तृत प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है 15 अंक का रहने वाला है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सुंदरकांड के आधार पर हनुमान के बुद्धि कौशल को समझाइए। आप में से किसी ने कमेंट भी किया था आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बाकी कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि इसमें आपको क्या लिखना चाहिए। तो इसमें आपको हनुमान की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी होगी और वो घटनाएं लिखनी होगी जिनसे ये चीज़ प्रूव होती है कि जिनसे हनुमान का बुद्धि कौशल प्रूव होता है। जैसे कि एक घटना आती है जब सुरसा राक्षसी होती है, वो हनुमान को अपना भोजन बनाने की इच्छा जाहिर करती है। तो आता नहीं है प्रसंग इस तरह से कि सुरसा नाम राक्षसी एका, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासे दून कपि रूप दिखावा, है ना। जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ाती है तो कपि यानी कि बानर हनुमान जो हैं वो अपने रूप को उतना ही विशाल करते जाते हैं, और जैसे ही सुरसा बहुत बड़ा अपना मुंह खोलती है तो श्री हनुमान जो हैं वो अपने शरीर को बहुत ही छोटा कर उसके मुंह में घुस के तुरंत बाहर निकल आते हैं। ऐसे ही एक राक्षसी मिलती है जो परछाई को पकड़ लेती है, लेकिन उससे भी किस तरह से डील करते हैं श्री हनुमान। और इसके बाद में जब वो अशोक वाटिका में जाते हैं तो लंका में किस तरह से वो पूरा कोहराम मचा देते हैं, वो सारी घटनाएं आपको बतानी होंगी उद्धरणों के साथ में। समझ गए? अब आप मिल गया उत्तर आपको आपके प्रश्न का। चलिए फिर अथवा में दे रखा है जो प्रश्न वो है हिंदी रीति काव्य के विकास में आचार्य केशवदास की भूमिका पर विचार कीजिए। तीसरा प्रश्न है भ्रमर गीत सार के आधार पर कवि सूरदास के बिरह काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे आपको जो गोपियों के उद्धरण आए हैं वो किस तरह से उद्धव से झगड़ रही हैं। जब उद्धव उन्हें योग साधना के मार्ग पर चलने को कहते हैं तब वो कहती नहीं है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, कि तुम जो व्यापार करने आए हो ना यहाँ पे निर्गुण भक्ति धारा का, कि तुम जो यहाँ पे व्यापार करने आए हो ना निर्गुण भक्ति का, वो कहीं और ले जाकर बेचो, यहाँ पे तुम्हारा ये व्यापार नहीं चलने वाला है। तो इन सभी उद्धरणों के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, यानी कि जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण के विरह में किस तरह से तड़प रही हैं, श्री कृष्ण उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं, उसको यहाँ पे उद्धरणों के माध्यम से आप एक्सप्लेन करेंगे। 15 अंक का प्रश्न है उस हिसाब से। और अथवा में दे रखा है पदों के आधार पर, यानी कि जो बिहारी रत्नाकर से बिहारी के पद आपके सिलेबस में संकलित हैं उनके आधार पर बिहारी के काव्य की समीक्षा करनी है। यहाँ पे भी आपको उद्धरण देने ही देने होंगे, यानी काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी हैं। ठीक है, आ जाइए चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न भी विस्तृत प्रश्न है रीति मुक्त काव्य में घनानंद का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। वीर रस के कवि के रूप में भूषण का विवेचन कीजिए। ये तो सेम ही प्रश्न रहेगा, ये प्रश्न तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। वीर रस और भूषण का
संबंध क्या है? कितने बार मैंने बोल दिया, इनके काव्य का अंगिरस वीर रस है। और जब मैंने आपको भूषण को पढ़ाया था, इनके पद पढ़ाए थे, तो उसमें खुद ही आपके मन में वीर रस का संचरण हो गया होगा निश्चित तौर से। लिखते नहीं है कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, इंद्रजिमी जम्ब पर दाड़ब सुअम्ब पर, भूषण बितुंड पर रघुकुल राज है, पौन बारी वाह पर शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के हमारे खुद के भीतर एक उत्साह का भाव संचरित हो जाता है, तो उसको आपको उदाहरणों के माध्यम से लिखना होगा। ठीक है, समझ गए आप। 5वें प्रश्न पर आइए। टिप्पणी परक प्रश्न है। 6 टिप्पणियां पूछी जाएंगी, जिनमें से आपको 2 करनी होंगी। अब तो आप पेपर पैटर्न समझ ही गए होंगे। तो पहला प्रश्न है टिप्पणी परक, सुंदरकांड में सीता की मनोदशा। चलिए, फिर दूसरा प्रश्न है सूरदास की भाव तरलता। ठीक है, इनके काव्य का जो भाव पक्ष है उसको आपको यहाँ पे बताना होगा। अगले प्रश्न पर आइए। तीसरा प्रश्न है केशवदास का आचार्यत्व। ये तो पिछले में भी था ना, केशवदास आचार्य कवि हैं तो उनका आचार्यत्व तो पूछा ही पूछा जाता है, और ये मैंने करा रखा है। मैंने कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं ना, उसमें मैंने इस प्रश्न का उत्तर डिटेल में कराया है। अगले प्रश्न पर आइए। बिहारी का शब्द चयन, यानी कि बिहारी की भाषा पे बात करनी है आपको। 5वां प्रश्न है घनानंद का बिरह, या फिर घनानंद के काव्य में बिरह वर्णन, उस पर आपको बात करनी है। अंतिम प्रश्न है भूषण का ओज काव्य। ओज काव्य से सीधा तात्पर्य होता है वीर रस का। वैसे ओज एक गुण है और वीर जो है वो एक रस है, तो ओजता यानी कि वीरत्व को संकेत कर रही है। ठीक है, समझ गए आप। तो ये सारे प्रश्न थे जिन पे हमने डिटेल में बात की, और कोशिश की कि आपको मैं ये भी बता पाऊँ कि किस तरह से आप अपना उत्तर लिखें। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और ये वीडियो लंबी इसलिए हुई है क्योंकि आप खुद ही समझ रहे होंगे कि मैंने कितनी चीज़ें समेटने का प्रयास किया है इस सिंगल वीडियो में। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुद भी चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ से मैं सदैव आपके हित के बारे में सोचती हूँ, आपकी मदद करने का प्रयास करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।